जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। आज की जो क्लास होगी ना बच्चों, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। आप गेस कर सकते हैं क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आज जो है भारत के सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। और वो रिलेशन जो है शुरुआत से दुश्मनी की रही है। और आप समझ गए होंगे इतने से कि आज जो हम बात करेंगे वो भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। सिर्फ रिलेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है तब से लेकर वर्तमान समय तक कैसे कैसे किस किस प्रकार से युद्ध हुए, क्या क्या हुआ, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और भारत ने किस तरह पाकिस्तान को हर एक युद्ध में धोया है, रिसेंटली भी धोया, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके। इससे पहले ये मैं बता दूं कि ये क्लास डू स्टडी पे चल रही है। आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास ग्रेड 12 की खत्म होने वाली है। सारे क्लास पढ़ चुके हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे डल जाएंगे। 6-7 क्लास बचे हुए हैं। आप लोग अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जो एनआईएस में पढ़ रहा है उसको ये क्लास शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पर बहुत चीजें आने वाली हैं धीरे धीरे, और आप लोगों का सहयोग रहा तो हम बहुत दूर तक जाएंगे। दूर तक इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि सिर्फ हम यहीं नहीं रुकेंगे, आगे हम हर एक क्लास लाएंगे धीरे धीरे करके। अभी हमारा पूरा फोकस एनआईएस के बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों को जो है ना चीजें नहीं मिल पाती हैं सही से। तो ये जो है एक तरह से फाउंडेशन कोर्स है आपका, एकदम फाउंडेशन कोर्स है। अगर आपने ये सारे लेक्चर देख लिए तो आपको कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आराम से आप एग्जामिनेशन भी सिर्फ पास नहीं करेंगे, अच्छे नंबरों से पास करेंगे। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सबको शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये गारंटी है कि आपका हर एक कोर्स जो शुरू होगा वो कंप्लीट कराया जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए फिर हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जब ब्रिटिश भारत था, मतलब जब हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, तो क्या पाकिस्तान नाम का कोई देश था? नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो भी भारत का अंग हुआ करता था। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये पाकिस्तान बना कैसे, इसकी सोच कैसे आई कि भाई भारत को विभाजित करना है। इसके पीछे की क्या सोच थी, क्या सिद्धांत थे, वो कौन कौन से लोग थे जो ये बीज बोए कि भारत के टुकड़े हो जाएं, ठीक है, भारत और पाकिस्तान बन जाए, ये कैसे बना। ठीक है, इस सब चीज के बारे में पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, ताकि समझ में आएगा। इससे पहले आज हम उन बिंदुओं को देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास खत्म होने के बाद आपके ये सारे क्वेश्चंस जो हैं समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच के संबंधों के बारे में। आप एकदम क्लियर हो जाएंगे जब क्लास खत्म होगा। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से युद्ध हुए, क्यों हुए, कौन जीता, कौन हारा, ये सब चीज आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जब नाभिकीय और परमाणु शक्ति बने हैं, उसके बाद क्या चीजें हुई हैं, क्या डेवलप हुआ है, पाकिस्तान को किस तरह से झटका लगा है, जबकि पाकिस्तान भी एक परमाणु शक्ति है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान किस प्रकार भारत के लिए खतरा उत्पन्न करता रहा है, हमेशा खतरा उत्पन्न कर रहा है। रिसेंटली आप कश्मीर में देखे होंगे, जिसको लेकर भारत पाकिस्तान युद्ध तक हो गया। अघोषित युद्ध था, दोनों तरफ से सरकार अभी घोषणा नहीं की थी, लेकिन युद्ध तो था। ठीक है, उसको भी किसी तरह से आनंद फानंद में कराया। क्यों कराया गया, इसके बारे में बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा विवाद है उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या सीमा विवाद है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद श्रीलंका का है,
तो अगर समय मिला तो हम श्रीलंका के बारे में भी बात करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान का क्लास है ना बहुत बड़ा है, लेंदी है, तो पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको पृष्ठभूमि समझना जरूरी है कि विभाजन जो हुआ भारत का क्यों हुआ, क्या प्रिंसिपल थे, ऐसे क्या सिद्धांत था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन कराया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 1947 से 1948 के बीच में क्या क्या हो रहा है, और इससे पहले से ये जड़ बनाया गया। जैसा कि आप जानते हो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश का रूल ही था फूट डालो और राज करो। अब फूट किस किस आधार पर डाला जा सकता है, जाति के आधार पर डाला जा सकता है, धर्म के आधार पर डाला जा सकता है, क्षेत्र के आधार पर डाला जा सकता है, समझ रहे हो। और उस समय जब भारत 1900 के आसपास में, सोचो कितना जातिवाद रहा होगा, कितना धार्मिक विभिन्नता रही होगी, जबकि आज भी आपको देखने को मिलता होगा ये सब चीज, उस समय क्या हालत रहा होगा, ठीक है। तो अंग्रेज जो है किस लेवल पे कैसे कैसे करके फूट डालो और राज करते रहते थे, और उसी से कई सारी नीतियां उन्होंने ऐसी बनाई जिससे भारत हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या हुआ, डिफरेंस बढ़ते चले गए। और इसी बीच में एक आया, क्या आया, द्विराष्ट्र का सिद्धांत आया। अभी ये भी देखेंगे कि ये पहली सोच ये कहां से आई, किसने दी। पहले ये समझो कि ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है ये होता क्या है। ये कहता है कि देखो भाई, अगर हम धर्म के हिसाब से देखें तो भारत को दो राज्यों में विभक्त करना चाहिए। पहला, एक हिंदू राष्ट्र बने और एक मुस्लिम राष्ट्र। क्यों बने, क्योंकि अगर हम देखें तो हिंदू और मुसलमानों की जो संस्कृति है, जो धार्मिक परंपरा है, जो धर्म है, जो जीवन शैली है, ये सब क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इन दोनों का जीवन शैली देख लो, धर्म देख लो, पूजा पद्धति देख लो, हर एक चीज, पहनावा देख लो, खान पान देख लो, संस्कृति देख लो, हर चीज में डिफरेंट है। तो हिंदू अलग राज्य बने और मुस्लिम अलग राज्य बने, यही है द्विराष्ट्र का सिद्धांत, दो डुअल नेशन का सिद्धांत, ठीक है। समझ में आ गया। बेसिकली आप बस इतना समझो कि ये धर्म के आधार पर दो राष्ट्र की बात करता है, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे कि आज भी भारत में इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत है ये सबसे पहले किसने दिया। तो आप सर सैयद अहमद खां का नाम सुने हैं। सर सैयद अहमद खां कौन थे? एएमयू का नाम सुने हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुने हो, उसके संस्थापक हैं। बहुत विद्वान आदमी, बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत अच्छे कानूनविद भी थे ये, और मुसलमानों के सुधार के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने मुसलमानों, जो मुस्लिम कास्ट है, जो मुस्लिम संप्रदाय है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल करने का श्रेय इनको जाता है। शिक्षा पे इन्होंने बहुत काम किया है मुसलमानों को, ठीक है। और एएमयू जैसा कि आप जानते हो, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो इन्होंने ही स्थापना की। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सबसे पहले दो राष्ट्र की जो सोच है इन्होंने ही दी, सर सैयद अहमद खान ने ही दिया, सबसे पहला यूज इन्होंने किया, ठीक है। दूसरा, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दो अलग सभ्यता है, और दो अलग सभ्यता कभी भी एक साथ नहीं रह सकती, इनका यह मानना था। अब इन्होंने अंतर का आधार क्या दिया, दोनों के धर्म अलग है, भाषा अलग है, सामाजिक रीति रिवाज अलग है, विवाह की पद्धति अलग है, निकाह की पद्धति अलग है, तलाक की पद्धति अलग है, पूजा पद्धति अलग है, उपासना की पद्धति अलग है, रहने खाने पीने, ये सब आप सारी चीजें अलग हैं। तो ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। इसलिए जब भी स्वतंत्रता मिले तब दो राष्ट्र बनने चाहिए, एक भारत और एक पाकिस्तान। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का ऐसा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये सोच तो बीज तो डाल दिया ना कि दो राष्ट्र होने चाहिए, दोनों समुदाय के लिए अलग अलग। चलो भाई,
इन्होंने बीज डाल दिया। अब बीज डाला तो पौधा तो बनेगा, कोई ना कोई पौधा बनाएगा इसको। दूसरे आ जाते हैं अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल कहते हैं इन्होंने पहली बार इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए एक अलग राज्य की मांग कर दी। किससे? ब्रिटिश से, कि भाई अगर आप छोड़ के जाओगे तो हमको एक अलग राज्य चाहिए। इन्होंने 1930 के जब इलाहाबाद अधिवेशन हो रहा था तो इन्होंने कहा कि एक अलग मुस्लिम राज्य का विचार इन्होंने उस अधिवेशन में दे दिया, पेश कर दिया। चलो इन्होंने कर दिया। अब आते हैं तीसरे, मोहम्मद अली जिन्ना, जो इसको एकदम ठोस आधार पर लागू कराते हैं। 1906 में एक मुस्लिम लीग बनती है। मुस्लिम लीग के ये सर्वे सर्वा बन जाते हैं। आजादी जब मिलती है उस समय ये मुख्य नेता बन जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत जिद्दी स्वभाव के, पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान आदमी थे, लेकिन सत्ता का ऐसा लालच था इनके अंदर कि इन्होंने क्या किया, जिद पे अड़ गए कि हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। और उसको बनाने के लिए इन्होंने कितना खून खराबा कराया आगे देखेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि राजनीतिक रूप से पाकिस्तान की मांग कर दी। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता तभी मिलेगी, हमें स्वीकार है जब हमें एक अलग राज्य दिया जाएगा। हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य देना होगा, ठीक है, बंटवारा करना होगा, ठीक है, इन्होंने मांग ली। अब ये प्रस्ताव इन्होंने लाहौर प्रस्ताव इन्होंने पेश किया और उन्होंने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों को अलग राज्य चाहिए ही चाहिए। मेन खेल सत्ता का था, एक तरफ हमारे नेहरू जी थे, दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे, और दोनों क्या बनना चाह रहे थे, वजीरे आजम बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अब एक म्यान में दो तलवार तो रहेगी नहीं, जब एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती तो एक नया म्यान चाहिए। समस्या यह है कि भारत एक म्यान था, इसको दो टुकड़े करने पड़ेंगे दो म्यान बनाने के लिए, तो दो म्यान बनता है, यानी भारत का विभाजन होता है। अब भारत का विभाजन समझ लेते हैं कि कैसे होता है। 3 जून 1947 में ब्रिटिश वाइसराय उस समय होते हैं लॉर्ड माउंट बेटन। कौन होता है? लॉर्ड माउंट बेटन होते हैं। उन्होंने विभाजन की योजना घोषित कर दी। कब कर दी? 3 जून 1947 में। उसके बाद 3 जून को यह घोषणा हो गई, 14 अगस्त 1947 में विभाजन करके पाकिस्तान बना दिया जाता है और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता को घोषित किया जाता है। मतलब पहले पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पाकिस्तान को स्वतंत्र किया गया, उसके बाद भारत को स्वतंत्र किया गया। अब समस्या यह है कि अगर भारत का विभाजन स्वीकार नहीं किया जाता तो फिर स्वतंत्रता मिलने में वक्त लग सकता था। कई लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। तो भाई आप लोगों को पढ़ना चाहिए, महात्मा गांधी का कोई लेना देना नहीं था यहाँ पे। महात्मा गांधी इवन अनशन भी किए थे कि भाई नहीं होना चाहिए विभाजन। जिन्ना को भी समझाए थे, नेहरू को भी समझाए थे, सबको समझाए थे कि भाई मिलजुल कर एक साथ रहो। लेकिन जिन्ना जो है बहुत जिद्दी था, स्वार्थी टाइप का आदमी था, ठीक है, उसने पाकिस्तान बनवाया जो आज भारत के लिए क्या है, नासूर है। भारत मतलब एक तरह से आतंकवादी संगठन पाकिस्तान को बना के वो चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, चलो पाकिस्तान अलग हुआ। अब पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ ये देखो। एक पाकिस्तान जो बना, पश्चिमी पाकिस्तान बना, दूसरा बना पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बनता है 1971 में। भारत जो है तोड़ के बांग्लादेश को अलग करवाता है पाकिस्तान से। ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे कि कैसे अलग कराता है, कैसे युद्ध होता है उसमें। विभाजन के जो परिणाम, जब ये जो विभाजन हुआ इसके क्या परिणाम हुए, कितनी बर्बादी हुई, कितने लोग मारे गए, कितना सांप्रदायिक दंगा हुआ इन जिद्दी नेताओं की वजह से, ठीक है, ये समझो। मानव त्रासदी कितनी हुई, लगभग 10 से 15 लाख लोग मारे गए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, 10 से 15 लाख लोग मारे गए थे। उसके बाद धार्मिक हिंसा की बात करें तो पंजाब, बंगाल, दिल्ली,
में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ था, धार्मिक हिंसा हुई थी, बड़े पैमाने पर हुई थी। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक विघटन की बात करें तो परिवार, गांव, संपत्ति सब बिखर गए थे। अब सोचो, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वो पाकिस्तान में उनका पूरा बसा बसाया सब कुछ है, सब छोड़ के कहाँ आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। भारत में जो मुसलमान है यहाँ पे, यहाँ का बसा बसाया चीज वहां छोड़ के जा रहे हैं। कितनी मतलब कितनी बर्बादी हुई होगी, कितने मतलब मासूम लोग मारे गए होंगे विभाजन की वजह से, समझ गया? तो कितनी बर्बादी हुई। दूसरा, कश्मीर का विवाद जो विभाजन से शुरू हुआ और आज तक सॉल्व नहीं हो पाया, आज भी ये मुद्दा बना हुआ है और इसकी वजह से कई बार पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या हुआ है, युद्ध भी हुआ है। और रिसेंटली आप देखे हो कि जो आतंकवादी कश्मीर में आए थे, उन्होंने वहां के जो पर्यटकों को मारा था और उसको लेकर भारत कितना एग्रेसिवली एक्शन लिया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान का तो ये मतलब कैरेक्टर है, ये नेचर है। पूरी दुनिया जानती है कि साला पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का गढ़ है, आतंकवादियों को पाल के रखा है। इवन अमेरिका ने लादेन को भी पाकिस्तान में ही मारा, इटावा में, लेकिन दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये समझो, तो यहां पे आपने समझ लिया कि भारत के कैसे विभाजन हो रहा है, दो पाकिस्तान का निर्माण हो गया और ये विभाजन से कितना त्रासदी हुई मानवता का, ये समझ गए। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं विवादों की पृष्ठभूमि क्या क्या है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की शुरुआत होती है, उसमें क्या क्या विवाद हैं, किस किस वजह से युद्ध हुए। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि भारत और पाकिस्तान का जन्म हो चुका है 1947 में विभाजन की वजह से। विभाजन बहुत आनन फानन में हुआ, जल्दबाजी में हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज जल्दबाजी में होता है तो सही तरीके से नहीं होता है। अब सही तरीके से नहीं होने के कारण जो सीमाएं जो बनी वहां भारत और पाकिस्तान की, बहुत जल्दबाजी में बनी और जल्दबाजी में बनने के कारण जो खींची गई वो सही तरीके से नहीं खींची गई, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। यहां पे हमेशा विवाद रहता है। दूसरा, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये जो रियासतें थी, ये जो सारी रियासतें थी, ये क्या थी, स्वतंत्र रियासतें थी। अब समस्या ये थी कि अंग्रेजों ने कह दिया कि भाई तुमको स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र रहो, चाहे जिस देश में मिलना है मिलो। हैदराबाद का जो निजाम था, जिद्दी था, जिसे सरदार पटेल ने क्या किया, ठोक ठाक के सेट किया और हैदराबाद को क्या किया, मिलाया अपने देश में। समझ। कश्मीर के जो हरि सिंह थे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ वहां पे। तो ये जो जितनी रियासतें थी, इनके प्रश्न अधूरे रह गए थे, इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब हैदराबाद सोचो हमारे भारत में बीच में है और कहे हम पाकिस्तान में मिलेंगे, तो हम भारत की सुरक्षा का क्या होगा। जूनागढ़ कहे कि हम क्या नाम है पाकिस्तान में मिलेंगे तो क्या होगा। लेकिन उस समय हमारे जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, असल में वो लौह पुरुष थे। उन्होंने साम दाम दंड भेद जिससे जो माने उससे मनवाया उन्होंने, और लगभग 500 रियासतों को भारत में मिलने के लिए मजबूर, कह लो मजबूर किया, जैसे भी किया मिलवाया। ठीक है, कश्मीर के मुद्दे पर थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो गई क्योंकि वहां पे जवाहरलाल नेहरू जो है ना अड़ंगा डाल दिया, नहीं तो उसको भी सही तरीके से सेट कर देते शायद सरदार पटेल। ठीक है, अब क्या हुआ, करोड़ों लोग एक दूसरे देशों में पलायन कर गए, इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए, और उस दौरान क्या हुआ, सही से चीजें हो नहीं पाई, आधा वहां रह गए, आधा यहां आ गए। ठीक है, इन्हीं मुद्दों से दोनों देशों के बीच में क्या होता है, तनाव और युद्ध होता ही रहता है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा आपका सीमा विभाजन है और कश्मीर का मुद्दा है, सबसे बड़ा यही मुद्दे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से युद्ध होते रहते हैं। अब देख लेते हैं भाई कि ये तो हो गए तुम्हारे विभाजन के बाद जो चीजें हुई और जो बाद में कारण बनते हैं किसके, युद्ध के। अब विभाजन के बाद अगर कश्मीर रियासत की बात करें तो वहां के जो महाराजा हरि सिंह थे वो क्या थे, हिंदू थे, जबकि कश्मीर जो है वो मुस्लिम बहुल राज्य है, उस समय भी था, लेकिन वहां के राजा थे हरि सिंह।
ठीक है, और वहां पे मुस्लिमों की बहुसंख्यक में थे। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर को क्या किया जाए, अपने में मिला लिया जाए, पाकिस्तान में मिला लिया जाए। उसके लिए उसने साजिश भी रची। उसने क्या किया कि अक्टूबर 1947 में अपने कबाइली हमलावरों को कश्मीर में क्या कर दिया, भेज दिया हमला करने के लिए, कि जितने हैं हिंदू उनको मारो और उन कश्मीर के राजा जो हैं उनसे विलय पत्र पे साइन लो या उनको भगाकर सारा कश्मीर कब्जा लो। कबालियों को क्या किया, उन्होंने भेज दिया। अब यहां से चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अब भारत की क्या प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है, अब ये पहला युद्ध है। ठीक है, कश्मीर युद्ध जो है पहला युद्ध हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे आप देखते हैं कि भारत क्या प्रतिक्रिया देता है इस पे जब ये युद्ध होता है। तो सबसे पहले, अभी युद्ध नहीं कह सकते, ये एक्चुअली में कश्मीर को मिलाने का काम चल रहा है, क्योंकि कश्मीर का जो मुद्दा है वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। हैदराबाद का हो चुका है, जूनागढ़ का हो चुका है, लेकिन कश्मीर का अभी नहीं हुआ है। तो कश्मीर पे किसका होगा, किस में जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा कि भारत में जाएगा, अभी निर्णय नहीं है। पाकिस्तान ने अपने हमलावरों को भेज दिया है घुसपैठ करने के लिए, वहां के राजा को मजबूर करने के लिए। अब भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, भारत कैसे इसको सॉल्व कर रहा है, ये देखो। भारत ने क्या किया, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आए कबायली जो हथियारबंद थे, ठीक है, उनको कश्मीर पर हमला करने लगे। और करने के बाद क्या हुआ, उनका उद्देश्य था कि कश्मीर में अराजकता फैलाया जाए और जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए। कौन करना चाह रहा था, पाकिस्तान। उसने क्या किया, मुजफ्फराबाद, बारामूला इलाके ये सारे क्या किए, यहां तक कब्जा लिया और ये श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे जहां राजा हरि सिंह रहते थे। ठीक है, चलो ये तो कर दिए पाकिस्तान वाले। अब जब स्थिति बहुत बिगड़ गई, वहां की बहुत दिक्कत में आ गई, श्रीनगर से लगभग 50-60 किलोमीटर रह गए थे ये हमलावर, जो कबायली हमलावर थे वो 50-60 किलोमीटर बस रह गए थे। तो वहां के जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने क्या किया, भारत से सैन्य सहायता मांगी, कि भारत को बोला कि भाई अब दखलंदाजी करो वरना हम बचेंगे नहीं, कश्मीर पे इनका कब्जा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भारत ने कहा कि देखो, जब तक आप विलय पत्र पर साइन नहीं करोगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि सरदार पटेल नहीं चाहते थे कि हम तब तक इंतजार करें, ठीक है, लेकिन नेहरू का दबाव था कि नहीं, जब तक वो विलय पत्र पर साइन नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के लिए बोला गया, और जैसे इस पर साइन हरि सिंह ने किया, जब तक नहीं किया था तब तक भारतीय सेना नहीं भेज सकता था। ठीक है, अब क्या होता है कि कश्मीर पर भारत का विलय कराया जाता है सबसे पहले, क्योंकि भाई भारत पर कोई तोहमत ना लगे। तो जो 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर क्या करते हैं, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं। और इसके बाद भारतीय सेना क्या करती है, भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 में श्रीनगर पे आती हैं और वहां के जितने कबाली जो आए होते हैं हमलावर, उनको पीछे खदेड़ना शुरू करती है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि ये कैसे करती है। अब भारतीय सेना की कार्रवाई देख लो कि क्या कैसे होती है कार्रवाई भारतीय सेना की। भारतीय सेना जो है, जब विलय पत्र पर साइन हो गया है, अब बिल्कुल कानूनी रूप से कश्मीर किसका हो गया, भारत का। अब भारत अपनी कार्रवाई करना शुरू करता है। वायुसेना से पैरा ट्रूप से सैनिकों को श्रीनगर में उतारा जाता है। पैरा ट्रूप मतलब हवा वायुयान चल रहा है और पैराशूट के द्वारा सैनिक हमारे उतर रहे हैं। ठीक है, सेना ने तेजी से आगे बढ़कर क्या किया, बारामूला और उरी को वापस हासिल कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे पाकिस्तान के कबाली सेना को पीछे धकेल दिया और भारत ने युद्ध में जबरदस्त साहस और अनुशासन का प्रदर्शन किया। और लेकिन यह भी स्पष्ट था कि युद्ध सीमा पर पाकिस्तान के समर्थन से चल रहा था। ये पूरी तरह से, हालांकि पाकिस्तान मना कर रहा है कि हमारा समर्थन नहीं है, लेकिन
मास्टरमाइंड पाकिस्तान ही था। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें हो जाती हैं और जो पाकिस्तान से जो हमलावर आए होते हैं, हमारी सेना ने उसको पीछे खदेड़ा और पीछे खदेड़ने के बाद, ठीक है, पूरी तरह से हम कश्मीर को नहीं ले पाए हैं अभी, ठीक है, पूरी तरह से कश्मीर को नहीं ले पाते हैं। दिसंबर 1947 में भारत ने यहीं पर गड़बड़ कर देता है। भारत इस मैटर को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चले जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1947 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी शिकायत कर देता है। किसकी? कि कश्मीर मुद्दे की, कि भाई आप हल करो इसके बारे में, ये क्या हल करेंगे, इनके पास क्या ताकत है कि हल करेंगे, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या रहे, शांति स्थापित की जा सके। अब यहाँ पे ये इसी को लेकर थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, सरदार पटेल को ना थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था और वो बराबर कर देते, पूरा कश्मीर ले लेते, ठीक है। भारत ने यह कहा कि पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र में अवैध घुसपैठ किया है, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करेगा? उसकी सेना थोड़ी ना आएगी हमें आजाद दिला वो छुड़ाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की प्रस्ताव रखा और 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ? वहां पे युद्ध विराम हो गया। और युद्ध विराम जब होता है तो जिसके पास जितना होता है वो वहीं पर रुक जाता है। तो हम पूरी तरह से क्या है, कश्मीर को नहीं ले पाए। अभी भी पाकिस्तान के पास हम कुछ कश्मीर का हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है। इससे युद्ध रुक गया, लेकिन कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया? आज भी ये कश्मीर का ये जो हिस्सा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आज भी हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। तो इतना समझ में आया कश्मीर के बारे में कैसे चल रहा है। आगे चलते हैं। आगे फिर एक युद्ध होता है, ये दूसरा युद्ध होता है कब? 1965 में होता है। अब 1965 में क्यों होता है? पाकिस्तानी मूर्ख हैं, देखो इनकी मूर्खता क्या है। क्योंकि 62 में चाइना के साथ हमारा हुआ रहता है, पिछले क्लास में आप पढ़े हो, चाइना के साथ वॉर हुआ था भारत का। तो पाकिस्तान को लगता है कि चाइना के साथ वॉर करने से, चाइना के साथ युद्ध करने से भारत जो है कमजोर हो गया है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है अंडर एस्टिमेट कर देता है भारत को। और पाकिस्तान की क्या सोच होती है? 1962 में जो चीन युद्ध हुआ था उसमें भारत की हार हुई थी और इसलिए भारत जो है कमजोर है और उससे आसानी से क्या लिया जा सकता है? कश्मीर लिया जा सकता है। अब गधा हूं, तुमसे हार जाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया कि कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए पाकिस्तान जो है कश्मीर में के भीतर विद्रोह खड़ा करना चाहता है, विद्रोह भड़काना चाहता है। और उसके लिए उसने क्या किया? अपने यहां से कुछ लोगों को, कुछ आतंकवादी कह लो, आतंकवादियों को कश्मीर में उतार दिया, कश्मीर में घुसपैठ करा दी। मिशन का नाम क्या रखा? सोचो, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा अगस्त 1965 में। नोट करते जाना भाई, जो मैं बोल रहा हूं ये नोट भी करते रहना। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने क्या किया? गुप्त सैनिक अभियान शुरू किया और पाकिस्तानी सैनिकों को और आतंकवादियों को क्या किया? मैंने बताया ना कि कश्मीर में उतार दिया। क्या करने के लिए? विद्रोह भड़काने के लिए, ठीक है, कि भाई विद्रोह भड़काओ और भारतीय सेना को भ्रमित करो, ये इनका था। और जब ये पाकिस्तान का जो ये सोच है ना, ये जनरल अयूब खां है उस समय, ठीक है, जनरल अयूब खां है, उनकी ये सोच थी कि भारत को आसानी से हराया जा सकता है। चलो, उस समय हमारे शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, ठीक है। युद्ध की प्रमुख घटनाएं अब क्या क्या हो रही हैं? सबसे पहले सितंबर 1965 में युद्ध आधिकारिक रूप से क्या हुआ? शुरू हो गया। दोनों देशों की तरफ से यह घोषणा हो गई कि युद्ध शुरू है। पाकिस्तान ने लाहौर और सियालकोट की दिशा से हमला किया, लाहौर से और सियालकोट से। वहीं भारत जो है जवाब में लाहौर और कसूर सेक्टर में प्रबल आक्रमण कर दिया और भारतीय वायुसेना ने एक अहम भूमिका निभाई इस युद्ध में, ठीक है। और कश्मीर के हाजी पीर के पास जो भी भारत, हाजी पीर जो है ना, उस पर भारत का नियंत्रण हो गया, ठीक है। और दोनों देशों के बीच में टैंक से
टैंक युद्ध हुआ, भीषण टैंक युद्ध हुआ। और वो कहां पर हुआ था? पंजाब के अल्सर, असाल उत्तर में, ठीक है, असाल उत्तर में भयंकर टैंक युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें ओवरऑल भारत की बड़ी जीत हुई थी। पाकिस्तान जो है मुंह के बल गिरा था, युद्ध भी थोपा, मुंह के बल गिरा भी, भयंकर रूप से हारा, ठीक है। अब ये हारने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? संधि का। अब ये संधि के बारे में समझो कि संधि में क्या क्या हुआ। ताशकंद समझौता होता है। अब ताशकंद समझौता कराने में सबसे इंपॉर्टेंट हाथ जो होता है रूस का होता है, ठीक है, सोवियत संघ का होता है। सोवियत संघ ताशकंद समझौता कराता है। एक तरह से आप ये समझो कि युद्ध में जो है थोड़ा दखलंदाजी सोवियत संघ की आती है, क्योंकि भारत जो है उस समय सोवियत संघ का बहुत ही अच्छा मित्र माना जाता था। माना नहीं जाता था, आगे देखोगे कि क्यों था, ठीक है। यह समझौता जनवरी 1966 में हुई और सोवियत संघ के शहर ताशकंद में हुई। इसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, जो सोचे थे कि हम भारत को हरा देंगे, जिनकी सोच उल्टी पड़ गई, उन्होंने क्या किया? संधि पर हस्ताक्षर किए। और संधि में क्या था? दोनों देश युद्ध विराम की स्थिति को बनाए रखेंगे और कब्जाए गए क्षेत्र को वापस कर देंगे। दोनों देश जो भी कब्जा किए हैं वो वापस कर देंगे और युद्ध से पहले जो स्थिति थी उस स्थिति पर आ जाएंगे। दूसरा, भविष्य में आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। और तीसरा, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध जो है वो बहाल किए जाएं। लेकिन दुखद बात ये रही, अब पता नहीं इसमें कॉन्स्पिरेसी थी या कोई षड्यंत्र था, क्या था भगवान जाने, लेकिन इसी समझौते के अगले दिन हम अपने भारत के यशस्वी कह लो, समझदार कह लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर कह लो, नेता कह लो, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है और दिल का दौरा पड़ने से। अब ये दिल का दौरा था या कोई षड्यंत्र था, क्या था, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ है वो हार्ट अटैक बताया जाता है 11 जनवरी 1966 में, ठीक है, ये समझ गए। दूसरा युद्ध भी यहां खत्म हुआ। चलो अब तीसरे युद्ध की तरफ चलते हैं। तीसरा युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, बहुत खतरनाक युद्ध होता है 1971 में, और इसको लीड करती हैं आयरन लेडी इंदिरा गांधी, ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री हैं। और पाकिस्तान को वो तमाचा मारी है लेडी कि अब क्या ही बताए, दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। अब समझो पृष्ठभूमि सबसे पहले कि क्यों हुआ ये युद्ध। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, जैसा कि आपको पता है भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना और भारत बना। मैंने बोला था कि आगे हम समझेंगे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बारे में। तो पश्चिमी पाकिस्तान जो बना वो आज का पाकिस्तान है, ठीक है, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। अब ये बांग्लादेश कैसे बना ये समझो। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में भेदभाव होता था, ठीक है। क्या भेदभाव था? अगर हम क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान में क्या था, जनसंख्या ज्यादा थी, लगभग 55% जनसंख्या किसमें थी? पूर्वी पाकिस्तान में, यानी जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है। और लेकिन राजनीतिक शक्ति इसके पास बहुत कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान जो था वहां पर शासक वर्ग, सेना और प्रशासन का पूरा नियंत्रण, पूरा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सेना था, संसद था, ये सारा कहां था? ये पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ था। अब समझो, एक जैसे मान लो ये भारत है, तो भारत के इस तरफ ये समझ लो, ये जो है यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान है और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हमारा पूर्वी पाकिस्तान है, बांग्लादेश के पास, हमारा जो पश्चिम बंगाल उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान है और यहाँ पर ये वाला हिस्सा ये है आपका पश्चिमी पाकिस्तान, और बीच में भारत खड़ा है। अब सोचो, यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है लेकिन पूरा यहाँ पे शासन चल रहा है, इस तरफ से शासन चल रहा है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, पूर्वी भाग का बहुत शोषण भी ये लोग करते हैं,
आगे समझो कि आगे क्या होता है। बंगाली आंदोलन की शुरुआत होती है। अब क्यों होती है, यहां पे दो चीजें समझो। एक तो भाषा की वजह से, जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहां पर क्या बोला जा रहा है, उर्दू। उर्दू वहां का नेशनल लैंग्वेज, और पूर्वी पाकिस्तान बंगाली बोलने वाले लोग हैं। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान पर क्या थोपा जा रहा है कि भाई तुम उर्दू बोलो। अब यहां पे भाषा, आप देखोगे भारत में भी भाषा को लेकर स्टेट बन जाते हैं, यहां भी भाषा को लेकर आंदोलन शुरू हो गया कि नहीं जी, हम पर उर्दू क्यों थोपा जाए जबकि हम बंगाली बोलते हैं, हम बंगाली भाषा से प्रेम करते हैं। समझो, भाषा आंदोलन को लेकर पूर्वी पाकिस्तान को क्या किया गया, बंगाली भाषा पर गर्व था, जबकि सरकार जो है उस पर उर्दू थोपना चाहती थी। पहला क्यों हुआ शुरू, शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के नेता थे, उन्होंने इस आंदोलन को क्या किया, संगठित किया, और आगे चलकर 1970 में यही जो अवामी लीग है जिसके लीडर है शेख मुजीबुर रहमान, वो क्या होते हैं, आम चुनाव जीत जाते हैं। जो वहां का चुनाव होता है वो जीतते हैं, उनको बहुमत मिलता है, 167 सीट मिल जाती में से 160 सीट उनको मिल जाती है। लेकिन ये जो पश्चिमी पाकिस्तान के सत्ताधारी लोग हैं वो क्या करते हैं, एक तो जुल्फिकार अली भुट्टो है वो, और याहा खान थे, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सत्ता हस्तांतरण करने के लिए राजी नहीं होते। यानी जो आम चुनाव में जीत कर आया है, लोगों ने जिसे चुनाव में जितवाया है, उसको सत्ता देने के लिए राजी नहीं होते हैं, और उसको लेकर क्या हो जाता है, वहां पर बवाल शुरू हो जाता है। अब सोचो इस किस तरह का लोकतंत्र है, ठीक है। समस्या अब देखो, सैन्य कार्रवाई शुरू होती है और नरसंहार शुरू होता है, कहां पर, पूर्वी पाकिस्तान में, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण कर नहीं रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को दबाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सैन्य कार्रवाई और नरसंहार। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अपने ही देश के लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये समझो। मार्च 1971 में पाकिस्तान की सेना ने क्या किया, ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। ऑपरेशन सर्च लाइट मतलब खोज कर जितने ये आंदोलनकारी हैं इनको मारना शुरू करो, ठीक है, यही तो हुआ ऑपरेशन सर्च लाइट। सेना ने ढाका और अन्य शहरों में निर्दोष बंगाली नागरिकों, विद्यार्थियों और महिलाओं पर घनघोर अत्याचार करना शुरू किया। अब सोचो, जब सेना जिसके पास हथियार है, बम है, बारूद है, गोली है, बंदूक है, लाठी है, हर तरह का संसाधन है, वो जब आम ये नागरिकों पर, विद्यार्थियों पर जब अत्याचार करेंगे, हिंसा कर आंदोलन को दबाने का प्रयास करेंगे, तो ये क्या करेंगे, सुरक्षा खोजेंगे अपने लिए। अब जब इनको मारना शुरू किया, लाखों लोग मारे गए, और लगभग जब लाखों लोग मारे गए, भारत अभी कुछ कर नहीं रहा, लेकिन समस्या ये है कि 1 करोड़ शरणार्थी भारत के पूर्वी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में आ गए। 1 करोड़ आ गए। भारत पर दबाव नहीं पड़ेगा, भारत बहुत अमीर थोड़ी ना। भारत पर क्या हुआ, ये 1 करोड़ जो शरणार्थी आए हैं उनका दबाव बन गया, ठीक है। यह भारत की भारी आर्थिक और मानवीय बोझ था भारत के लिए। अब अगर ऐसा होगा तो ऐसा तो करेगा नहीं भारत के, अब जैसे ये कर रहे हैं अपने देशवासियों के साथ कि मार के भगा, तो ऐसे 1 करोड़ लोगों को भारत मरवा देगा। भारत को अब क्या करना पड़ेगा, मजबूरन इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि भारत पर लोड आ गया, ठीक है। अब भारत क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, भारत ने शुरू में क्या किया, राजनयिक और मानवीय संसाधनों की कोशिश की, और प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी हैं वो विश्व के कई देशों से इसके बारे में बात की, संयुक्त राष्ट्र संघ में बात की, अमेरिका से बात की, बहुत बड़ी अपील की कि भाई इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। लेकिन सारे देश जो हैं उनके कानों पर जू नहीं रही, मतलब हमारी समस्या ही नहीं दिख रही कि 1 करोड़ लोगों का ये हो गया है, और जो पाकिस्तान है वो अपने ही देशवासियों के साथ क्या अत्याचार कर रहा है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। जब इंदिरा गांधी को लगा कि ये सब कुछ करेंगे नहीं, इनके बस का है नहीं, ठीक है,
तो भारत ने बांग्लादेश के आंदोलन को क्या किया, राजनयिक समर्थन दे दिया कि भाई ठीक है अब हम ही आएंगे तुम्हारे। उससे पहले इंदिरा गांधी ने क्या किया, सोवियत संघ के साथ सैनिक संधि कर ली, सैनिक संधि कर ली, ठीक है। भारत ने क्या किया, मुक्ति वाहिनी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बांग्लादेश को प्रशिक्षण दिया, सहायता देना शुरू किया कि भाई करो, जब हम पर लोड आएगा तो हम पहले तुम्हारा ही कल्याण करवाते हैं, तुमको प्रशिक्षण भी देंगे, सहायता भी देंगे, हथियार भी देंगे, सब कुछ देंगे, लड़ो इन दोगलों से, ठीक है। जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के हवाई ठिकानों पर क्या किया, हमला करना शुरू किया, क्योंकि भारत राजनयिक समर्थन दे दिया और प्रशिक्षण और सहायता भी देने लगा। तो जब पाकिस्तान ने क्या किया, 3 दिसंबर 1971 को भारत के कई ठिकानों जैसे पठानकोट, अमृतसर, आगरा आदि पर जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर हमला बोलना शुरू कर दिया, और यहां से क्या होता है, युद्ध शुरू होता है भारत और पाकिस्तान। अब क्या करता है भारत, जो है सैनिक कार्रवाई शुरू करता है। भारत ने तीनों दिशाओं से हमला किया, उत्तर में सिलहट से, पश्चिम से जेसोर से और दक्षिण पूर्व में चिटगांव से, तीनों ओर से घेर लिया, ठीक है। भारतीय नौसेना ने चिटगांव और खालिद बंदरगाह को ब्लॉक कर दिया ताकि किसी प्रकार का संसाधन वहां ना पहुंच पाए, और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के ठिकानों को क्या करना शुरू किया, निष्क्रिय करना शुरू किया, ताकि ये इनका जो सैन्य सामान है, सैन्य आयुध हैं, वो उसका नुकसान है। ये युद्ध 13 दिनों तक बहुत भीषण तरीके से युद्ध चला, और इसी युद्ध में अमेरिका ने क्या किया था, पाकिस्तान का साथ दिया था। इसी युद्ध में अपना परमाणु बेड़ा, अब ये सोचो कितना दोगला था ये अमेरिका, इसको ये बंगालियों का ये दिखाई नहीं दे रहा था, दुख दिखाई नहीं दे रहा था, पाकिस्तान जो अत्याचार कर रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था उसको, ठीक है। उसने क्या किया कि परमाणु बेड़ा लाकर हिंद महासागर में खड़ा कर दिया। इधर से रसिया ने क्या किया, अपना 40वां बेड़ा परमाणु बम के साथ लाकर ब्लॉक कर दिया। अब इधर से अगर मारे तुम इस युद्ध में, अगर कुछ भी किए हस्तक्षेप, अमेरिका को बोला अगर किया हस्तक्षेप तो ये हमारे खिलाफ युद्ध माना जाएगा। अब सोचो अगर उस समय सोवियत संघ नहीं आया होता बीच में, तो भारत बैकफुट पे आ जाता, भारत के साथ कोई खड़ा नहीं था। ऐसे समय में सोवियत संघ ने हमारा साथ दिया, आज का जिसे हम रूस कह सकते हैं, वो हमारा साथ दिया। तो सोचो ये हमारा पुराना दोस्त है, हम उसके साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे और हम उसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते। वो हमारा हर समय साथ दिया है सोवियत संघ, तो हम तो क्या धोखेबाज थोड़ी ना, गद्दार थोड़ी ना, ठीक है। तो 13 दिनों की निर्णायक युद्ध हुआ और 16 दिसंबर 1971 में ढाका को घेर लिया गया, और वहां पर पाकिस्तान की सेना जो है बिना शर्त अब सरेंडर कर दी, बिना शर्त क्या हुआ, सरेंडर कर दी, ठीक है। यानी भारत जीत गया। अब आगे बांग्लादेश का निर्माण हो रहा है, ठीक है। बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान जो है स्वतंत्र देश बन गया, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बना, जिसके प्रथम प्रधानमंत्री बने शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, शेख मुजीबुर रहमान बने, और लगभग इस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सैनिक आत्मसमर्पण था। मतलब 93,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने झुका दिया था, और किसी भी कीमत पर इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटी थी। भले अमेरिका ने अपना परमाणु बेड़ा लाकर खड़ा कर दिया, धमकी देता रह गया, लेकिन उस समय सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ के समर्थन से भारत ने एक विश्व स्तर पर यह दिखाया कि हम किसी से कम नहीं है, ठीक है। अब ऐसे समय में अब उसको आज के लोग इंदिरा गांधी को भी अनाप शनाप बोल देते हैं, महात्मा गांधी को भी अनाप शनाप बोल देते हैं। अरे भाई, आज जो तुम बोल पा रहे हो इन लोगों की वजह से बोल पा रहे हो, ठीक है। ये समझो, हर नेता, हर भारत का प्रधानमंत्री अपने समय में बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है,
जो शासन करेगा, जो मैदान में उतरेगा, भाई उसे थोड़ी बहुत गलतियां भी होंगी, लेकिन आप हमेशा उस पर टिकरा नहीं फोड़ सकते कि भाई उसकी वजह से ये हुआ। ठीक है भाई, उसकी वजह से हुआ तो तुम अब सही करो, तुम हो तो सही करो इसको, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। चलो आगे अब देखते हैं। शिमला समझौता होता है इस युद्ध, मैंने बोला ना युद्ध खत्म होगा तो कोई ना कोई समझौता होगा। शिमला समझौता होता है। युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 1972 में शिमला में समझौता होता है, भारत में ही, ठीक है। प्रमुख बिंदु क्या होते हैं इसमें? दोनों देशों ने सभी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से सुलझाने का वादा किया। ये वादा बहुत करते हैं, निभाते कुछ नहीं है पाकिस्तान वाले, ठीक है। सीमा रेखा को नियंत्रित रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी के रूप में मान्यता दी गई और दोनों देशों के जो कैदी थे, युद्ध में जो कैदी बनाए गए थे 93,000, दोनों देशों के, उनको क्या किया गया? युद्ध के बाद सामान्य संबंध बहाल होने के बाद वापस किया गया, छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया। ये था शिमला समझौता। क्वेश्चन आ जाएगा, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, ये सबको बड़े ध्यान से देखो और लिखते जाओ जो जो बिंदुएं हैं, ठीक है। और कब हुआ ये भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका। कौन किसके किसके बीच में हुआ? तो इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा युद्ध, ठीक है, सॉरी चौथा युद्ध देखते हैं, ठीक है। चौथा युद्ध में क्या होता है? चौथा युद्ध होता है 1999 में, 1999 में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं अटल, जो कभी न टले वही अटल है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है उस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा पृष्ठभूमि देख लेते हैं। क्या हुआ? 1971 में शिमला समझौता हुआ। 1972 में दोनों देशों के बीच में यह तय हुआ कि सभी विवाद जो है शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व होंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल को नियंत्रण रेखा माना गया, जिसका सम्मान किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो अपना भाई हैबिट कैसे चेंज करेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पुरानी नीति छोड़ी और वो फिर से क्या हुआ? कश्मीर को हथियाने का साजिश करने लगा, फिर से कश्मीर मुद्दा लाने लगा। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने 1998 में क्या कर दिया? पोखरण 2 किया, परमाणु परीक्षण कर लिया और परमाणु संपन्न देश बन गए, ठीक है। और इससे जो है चीन भी तिलमिला गया, पाकिस्तान को तो तिलमिलाना ही था, क्योंकि ठीक है अब ये क्या हो गया? परमाणु संपन्न देश हो गया भारत, ठीक है। चलो अब ये जब परमाणु संपन्न देश हुआ तो अमेरिका ने बहुत नौटंकी की थी, ठीक है, अमेरिका को कम मत समझो, ठीक है। दिसंबर 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है लाहौर बस यात्रा शुरू करते हैं। ये पाकिस्तान के प्रति क्या था? मैत्री संबंधों को बढ़ाने की कोशिश थी कि भाई हम शांतिपूर्वक चीजों को बढ़ाते हैं, ठीक है, पड़ोसी देश है, शांति से रहते हैं, ठीक है, भाई की तरह। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शांति वार्ता की। यहाँ पे सब सही हुआ, लाहौर में लाहौर बस सेवा शुरू हुई, ठीक है, दोनों देशों के बीच में, ठीक है। लेकिन इसके तुरंत बाद यह समझौता होता है, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या होता है? पाकिस्तान की सेना जो है गुप्त रूप से फिर से क्या करती है? कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर देती है। साला अभी शांति वार्ता करके जा रहे हो और फिर से घुसपैठ शुरू कर दे रहे हो, क्या है ये, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे अब क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो युद्ध होता है 1999 में, कहां पे होता है? कारगिल में होता है। अब कारगिल कहां है भाई? कारगिल का नाम सुने हो? कहां है कारगिल? कारगिल है जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह सियाचिन ग्लेशियर और श्रीनगर लेह राजमार्ग NH1 के पास है। कहां पे है? सियाचिन में है, ग्लेशियर और श्रीनगर लेह जो है उसके राजमार्ग के पास में ही ये है, ठीक है। और यह क्षेत्र बहुत ऊंचा है, ठंडा है और बर्फ से ढका रहता है। वहां पर पाकिस्तानी सेना ने क्या किया? पाकिस्तानी सेना और ISI जो उसकी पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी है ने भारत की नियंत्रण रेखा को पार किया, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और कारगिल द्रास
तोलिंग, मुस्कोहो और बटालिका क्षेत्रों पर क्या किया, कब्जा करिए। ये थोड़े ऊंचे एरियाज थे, उस पर क्या किया, जाकर कब्जा कर लिया। कब्जा भी हो गया, वहां की सेना को उन्होंने बंदी बना लिया, ठीक है, या मार दिया, और वहां पर क्या हुए, घूमने लगे। अब यहां पर भारत वालों को कुछ पता नहीं है, लेकिन घुसपैठियों के नियंत्रण रेखा के भारतीय पक्ष में भेजा गया, और ताकि भारत की लेह और लद्दाख मार्ग को क्या किया जाए, काट दिया जाए। ये जो पाकिस्तान है, ये घुसपैठियों को किस उद्देश्य से भेजा था कि लेह और लद्दाख का जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग है उसको काट दो, जब कट जाएगा तो सेना वहां पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। पाकिस्तान का उद्देश्य था कि भारत को अंतरराष्ट्रीय दबाव में लाकर कश्मीर को, ठीक है, अपने तरफ लाना, ठीक है, कश्मीर पर क्या चीज है, बातचीत के लिए मजबूर करना इसका मेन मकसद था। अब देखो भारत क्या करता है, भारत करता है युद्ध की शुरुआत मई 1999 में। अब देखो वहां पर क्या है, ये सारे जो क्षेत्र पीछे मैंने बताए उस पर पाकिस्तानियों ने क्या किया है, कब्जा कर लिया है, लेकिन भारत की सेनाओं को भी पता नहीं है, वहां पे कब्जा हो चुका है। तो वहां पर भारत के चरवाहे जो हैं वो चराने जाते थे, भेड़ बकरी जो भी है चराने जाते थे। उन्होंने क्या देखा कि वहां पे देखा कि कुछ सशस्त्र लोग भारतीय चौकियों पे क्या कर लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं। इन्होंने आकर इंडियन आर्मी को ये चीज बताई। जब भारतीय सेना ने जांच की इसके बारे में कि भाई सही में क्या ये सही कह रहे हैं, तो पता चला कि पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी जो है उस क्षेत्र को क्या किए हैं, कब्जाए हुए हैं, और हमारे सैनिकों को क्या किए हैं, बंदी बना लिए हैं या मार दिए हैं, और जो हमारा सैनिक पॉइंट था उसको अपने कब्जे में ले लिए हैं। इसके बाद भारत ने क्या, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, भारत ने ऑपरेशन शुरू किया ऑपरेशन विजय। याद रखना क्वेश्चन आ जाएगा, भारत ने उनको वहां से हटाने के लिए शुरू किया ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय शुरू किया। अब क्या हुआ, ऑपरेशन विजय में क्या हुआ